आप अपने बचपन की बेफिक्री को कितना मिस करते हैं? अगर आपको उन दिनों को फिर से याद करने का मन है तो आपके लिए एक काम की जानकारी है। एक ऐप है प्लेयर स्पॉट। यहाँ पर आप कैरम और बाकी दूसरे बचपन वाले गेम्स खेल सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ में 50 लाख रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं। प्लेयर स्पॉट पर ही तो कैरम खेलने का असली मजा है। 50 लाख तक जीतो और एक क्लिक से इंस्टेंट विड्रॉ करो। सूचना समाप्त, अब परिचय। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज दुनियादारी में हम जानेंगे पुतिन का मुंह क्यों फूला हुआ है, वो नाराज क्यों चल रहे हैं। पुतिन ने सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति और दुनिया के सर्वकालिक निर्णायक नेताओं में से एक मिखाइल गोर्बाचोव के अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया है। क्या है पूरी कहानी? फिर बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आई बाढ़ से किस तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि पोलैंड जर्मनी से अपनी जीडीपी से तिगुना जुर्माना क्यों मांग रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रूस की कहानी आपको सुनाते हैं। सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 30 अगस्त को निधन हो गया। गोर्बाचोव ने कोल्ड वॉर और सोवियत अफगान वॉर को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके फैसलों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ था। गोर्बाचोव ने रूस को दुनिया के लिए खोला। पश्चिमी देशों में गोर्बाचोव को समाज सुधारक और ऐतिहासिक नेता के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन रूस में एक बड़ा धड़ा उन्हें खलनायक मानता है। गोर्बाचोव पर आरोप लगते हैं कि उन्हीं की वजह से सोवियत संघ टूटा और रूस का गौरव घटाने के लिए वही जिम्मेदार थे। माना जा रहा था कि गोर्बाचोव को बाकी सोवियत नेताओं की तरह राजकीय विदाई दी जाएगी, लेकिन सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेंगे। गोर्बाचोव को 3 सितंबर को मॉस्को के हॉल ऑफ कॉमन्स में दफनाया जाएगा। उन्हें मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, लेकिन राजकीय विदाई नहीं मिलेगी। जिस हॉल में उन्हें विदाई दी जा रही है उसमें व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन और लियोनिड ब्रेजनेव जैसे नेताओं को भी रखा गया था। रूसी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की माने तो 1 सितंबर को पुतिन मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल गए। इसी अस्पताल में गोर्बाचोव ने अंतिम सांस ली थी। पुतिन ने रूसी परंपरा के मुताबिक अपनी श्रद्धांजलि पेश की और वापस लौट आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि पुतिन गोर्बाचोव के अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। सरकारी बयान के मुताबिक पुतिन का शेड्यूल टाइट है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन 3 सितंबर को खाली नहीं है, इसलिए वो अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसकी भरपाई उन्होंने अस्पताल जाकर कर दी है। तो ये हुई सरकारी वजह। असल बात क्या है वो आपको बताते हैं। असली वजह इतिहास में छिपी हुई है। अगस्त 1999 में जब सोवियत संघ अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उस समय खुफिया एजेंसी केजीबी के कुछ अफसरों और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने तख्ता पलट की कोशिश की थी। गोर्बाचोव को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। उस दौर में बोरिस येल्त्सिन ने तख्ता पलट की साजिश को नाकाम किया। फिर उन्होंने गोर्बाचोव को हाउस अरेस्ट से आज़ाद करवाया था। रिहाई के बदले में येल्त्सिन ने गोर्बाचोव की सभी राजनैतिक शक्तियां छीन लीं। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी विरासत रशियन फेडरेशन के पास आई। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने। जब येल्त्सिन बीमार पड़े तब उन्होंने पुतिन को अपना उत्तराधिकारी चुना। 2007 में जब येल्त्सिन की मौत हुई तब पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे। उस समय उन्होंने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया था। येल्त्सिन को राजकीय विदाई दी गई थी। उनके अंतिम संस्कार में पुतिन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। येल्त्सिन एक तरह से पुतिन के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। माना जाता है कि येल्त्सिन ने ही गोर्बाचोव को ठिकाने लगाया। अगर पुतिन येल्त्सिन वाला सम्मान गोर्बाचोव को देते तो इससे ये संकेत जाता कि वो अपने गुरु को नजरअंदाज कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इसी वजह से गोर्बाचोव को स्टेट फ्यूनरल नहीं दिया जा रहा है। पुतिन और गोर्बाचोव के आपसी रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं थे। पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन को 20वीं सदी की सबसे त्रासद घटना बताया था और इस त्रासदी के लिए गोर्बाचोव जिम्मेदार थे। दोनों नेताओं की अंतिम मुलाकात 2006 के साल में हुई थी। गोर्बाचोव ने यूक्रेन पर रूस के हमले को भी गलत ठहराया था, जबकि यूक्रेन पर हमले को पुतिन इतिहास को सही करने की कवायद बताते हैं। अब रूस से एक और अपडेट जान लेते हैं। रूस की एनर्जी कंपनी ल्यूकॉइल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उनका नाम
रविल मगनोव था। मगनोव इलाज के सिलसिले में मॉस्को के अस्पताल में भर्ती थे। जो जानकारी बाहर आई है उसके मुताबिक मगनोव अस्पताल की 6ठी मंजिल की खिड़की से गिर गए। क्यों गिरे इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अभी तक जो कुछ पता चला है वो हम आपको बता देते हैं। रविल अस्पताल के जिस हिस्से में गिरे वहां मरम्मत का काम चल रहा है। उस जगह पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था। इस वजह से घटनास्थल पर वाकई क्या हुआ इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। मगनोव की मौत पर रूसी मीडिया भी 2 धड़ों में बंट गया है। एक धड़ा इस मौत को आत्महत्या बता रहा है और एक धड़ा रविल की मौत को महज एक एक्सीडेंट बता रहा है। रूसी मीडिया में एक और बात कही जा रही है कि हो सकता है कि मगनोव सिगरेट पीने अपने कमरे से बाहर गए हों और उसी समय वो फिसल गए हों, जिससे उनकी मौत हो गई हो। उनके वार्ड की खिड़की से सिगरेट का एक पैकेट भी मिला है। लेकिन मगनोव की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत ऐसी अकेली घटना नहीं है जिस पर पूरी दुनिया की नजर गई हो। पिछले कुछ समय में रूस की ऑयल कंपनियों से जुड़े कई दिग्गज अधिकारियों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई लोग वैसे भी थे जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा की थी। मगनोव भी उन्हीं लोगों में से थे। उन्होंने युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की थी। रूस का चैप्टर यहीं तक। अब चलते हैं पोलैंड। साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1 सितंबर को नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके युद्ध की शुरुआत की थी। जर्मनी ने पोलैंड पर 5 साल से ज़्यादा समय तक कब्जा जमाए रखा। इस दौरान पोलैंड के 60 लाख से अधिक लोगों की हत्या की गई। इनमें से 30 लाख से अधिक यहूदी थे। हिटलर के सबसे खतरनाक यातना शिविर पोलैंड में ही थे। अब पोलैंड ने वर्ल्ड वॉर 2 में हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। उसने कहा है कि हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा भी छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे $1.3 ट्रिलियन का। भारतीय रुपयों में ये रकम लगभग 103 लाख करोड़ होती है। ये रकम जर्मनी की वर्तमान जीडीपी का 1/3 हिस्सा है। वहीं ये पोलैंड की जीडीपी से लगभग तिगुनी है। मुआवजे की मांग के लिए पोलैंड ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट 1 सितंबर को जारी की गई। ये तारीख पोलैंड पर जर्मन नाज़ी आक्रमण की वर्षगांठ के तौर पर याद की जाती है। पोलैंड इस नुकसान के मुआवजे की आधिकारिक मांग जल्द ही जर्मनी से करेगा। पोलैंड की लॉ एंड जस्टिस पार्टी 2015 से ही इस मुआवजे की मांग करती आई है। 2019 में पोलैंड ने इस मुआवजे की रकम लगभग $850 बिलियन आंकी थी, लेकिन नए कैलकुलेशन के मुताबिक अब इसकी रकम बढ़ा दी गई है। पोलैंड की सत्ताधारी पार्टी के नेता जारोस्लाव काजिंस्की ने इस मांग को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये रकम और बढ़ भी सकती है। इस मांग को लेकर खुद पोलैंड में 2 धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा इस मांग का सपोर्ट कर रहा है और दूसरा इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि पोलैंड के इस कदम से एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स पैदा होंगे। वहीं पोलैंड की विपक्षी पार्टी ने इसे सत्तारूढ़ पार्टी का एक पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। जर्मनी इस तरह की किसी भी मांग को मानने से इनकार करता रहा है। उसका कहना है कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो समझौते हुए उसमें हर तरह की भरपाई की जा चुकी है। आगे किसी भी तरह की मांग नाजायज़ है, वो उनके ऊपर विचार नहीं करेगा। ऐसे समय में जबकि यूरोपियन यूनियन रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए खतरों से जूझ रहा है, वैसे समय में उसके 2 अहम सदस्यों का टकराव खतरनाक साबित हो सकता है। पोलैंड के बाद अब बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मॉनसून की बाढ़ का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है, जिसके कारण खतरा और बढ़ गया है। इस बाढ़ के कारण लगभग 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। 10 लाख से अधिक घर तबाह हुए हैं। पाकिस्तान के 110 जिलों में बाढ़ का पानी पहुंचा है। लगभग आधी फसल तबाह हो चुकी है। लाखों मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए हैं। सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान की आशंका जताई है। ये आंकड़े उस समय के हैं जब बारिश की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। हम दुनियादारी में पाकिस्तान की बाढ़ के पीछे की वजहों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बाढ़ से पैदा हुए अप्रत्यक्ष खतरों और इस आपदा से मिले सबक के बारे में बात करेंगे। जब किसी प्राकृतिक आपदा का जिक्र आता है, हमारा फोकस सामने दिख रहे नुकसान पर होता है, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ ऐसा घट रहा होता है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक मामला गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 6.5 लाख गर्भवती महिलाएं रह रही हैं।
इनमें 73,000 से अधिक महिलाएं सितंबर महीने में मां बनेंगी। उन्हें प्रशिक्षित नर्स, अस्पताल और दवाओं की जरूरत होगी। नवजात बच्चों को शुरुआती दिनों में अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। बाढ़ के कारण सड़क से लेकर अस्पताल तक डूबे हुए हैं। साफ पानी की कमी है। पाकिस्तान पहले से ही महंगाई से जूझ रहा था। बाढ़ के कारण खाने पीने की चीजों के दाम और बढ़ गए हैं। गरीब परिवारों के लिए दोहरी आफत बनकर सामने आया है। सरकारी एजेंसियां स्थायी कैंप्स लगाकर इस खाई को पाटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिश कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगी, ये दावे से कह पाना मुश्किल है। इन सब के अलावा बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण का खतरा भी बढ़ गया है। दूसरा बिंदु बाढ़ से उपजने वाली बीमारियों से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी घटेगा वैसे वैसे असली नुकसान निकलकर सामने आएगा। बाढ़ का पानी घटने के बाद अक्सर हैजा, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार इसके संकेत दिखने लगे हैं। शुरुआती दिनों में अस्पतालों में बाढ़ में घायल हुए लोग भर्ती होने आते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से डायरिया और स्किन इन्फेक्शन के मामले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का चैप्टर यहीं तक। अब चलते हैं अफगानिस्तान के हिरात शहर की एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट उस समय हुआ जब गुजरगाह नाम की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही इसमें 33 लोग घायल हुए हैं। मारे जाने वाले लोगों में मस्जिद के इमाम मौलवी मुजीब रहमान अंसारी भी शामिल हैं। आत्मघाती हमले से हुए इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी अब तक किसी भी संगठन की तरफ से नहीं ली गई है। घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आए दिन अफगानिस्तान में ब्लास्ट की खबर आप दुनियादारी में सुनते रहते हैं। हर ब्लास्ट की तरह इस बार भी तालिबान ने दुख व्यक्त किया है और अपराधियों को सजा देने की बात कही है। देश दुनिया की हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।